चलिए, तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12 का चैप्टर 4। बहुत ज़रूरी चैप्टर है और ये केवल आसानी की किताब के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी चैप्टर है। ठीक है, तो हमेशा ये पूछे जाते हैं, ये नीट वगैरह में भी पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, क्या है चैप्टर, क्या पूछना है, क्या बताना है आपको, वो देखते हैं। तो जनन के बारे में पहला पॉइंट समझ जाते हैं। आपके चैप्टर का नाम ही है जनन स्वास्थ्य। जनन के बारे में जानकारी देना, किसी सही जीव की कैसे उत्पत्ति की जा सके, है ना। इसमें हमें पढ़ेंगे कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है, कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं, कैसे लोगों को जागरूक करें, है ना, कौन कौन सी योजना, जन्म नियंत्रण कैसे, आईयूडी क्या होता है, तांबा मोचक क्या है, प्रोजेस्टेरॉन क्या है, एस्ट्रोजन क्या है, गर्भपात या अबॉर्शन क्या है, बंध्यकरण क्या है, सगर्भता क्या है, जिप्ट क्या है, आईयूटी क्या है, सेरोगेट माँ किसे कहते हैं, है कि नहीं, नर में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मादा में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वही हमें पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में। तो फिलहाल बात करते हैं हम जनन की। जनन स्वास्थ्य क्या होता है, जनन के दौरान उत्पन्न हुई समस्याओं को या समस्याओं के बारे में जानना, उनका निवारण करना जनन स्वास्थ्य कहलाता है। जनन आप जानते हैं, जनन आप जानते होंगे। तो जनन क्या होता है कि प्रत्येक जीव का अपने समान जीवों को जन्म देना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को जन्म देना, ये आप जानते हो कि प्रत्येक जीव अपने ही समान जीव की क्या करेगा, उत्पत्ति करेगा। तो प्रत्येक जीव का अपने ही समान जीवों को जन्म देना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ये आप बार बार इसका हमने इस्तेमाल किया है, बार बार इस वर्ड का जिक्र आपने किया होगा। बात करते हैं जनन स्वास्थ्य की समस्याएं। जनन में कौन कौन सी समस्याएं आती है और कौन कौन सा सरकार, कौन कौन सी नीतियां, कौन कौन से कार्य कर रही है लोगों को जागरूक करने के लिए। तो पहला पॉइंट क्या करना है, जागरूकता। अब देखिए, हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज भी जागरूक नहीं। जागरूक का मतलब क्या होता है, जनन का मतलब भाई सही, अभी तो शादियां केवल शकल देख के हो रही हैं, चलो लड़कियां ठीक है, लड़का ठीक है, हो गई। आने वाले इन फ्यूचर जो होगा वो शादियां बहुत गुणसूत्र मिला के होंगी, ब्लड ग्रुप मिला के होंगी, है कि नहीं। पहली संतान क्या हो सकती है संभावित, उसके बेस पे शादियां की जाएंगी। लोग भाई देखिए, पहली चीज तो शिक्षित, आप जागरूक तभी होंगे जब आप क्या होंगे, शिक्षित होंगे। भाई पढ़े लिखे होंगे तभी ना किसी योजना के बारे में आप जान पाओगे, है कि नहीं। तो सरकार क्या करती है, जनन के आपको जागरूक करती है भाई, कि जैसे कई योजनाएं चलाती है। जैसे कई योजना का मतलब क्या है, श्रव्य मतलब सुनने वाली, दृश्य वाली। आते थे ना पहले गाँवों में घूम घूम के एडवर्टाइज किया जाता था कि कम परिवार सुखी परिवार, है ना। अब क्या है, जागरूक वही होंगे जो शिक्षित होंगे बेचारे। ऐसा नहीं कि केवल शिक्षित जागरूक होते, शिक्षित कभी कभार बहुत कांड कर जाते हैं। पढ़े लिखे लोग भी 16-16 लड़के, 14-14 लड़कियों कहते भगवान दे रहे तो आने दो। भगवान के पढ़े लिखे लोग जब ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं। जागरूकता का मतलब क्या है, जनन। देखिए, अगर किसी देश का विकास करना है तो भाई अब देखो, अब सरकार के पास 100 नौकरी मान लेते हैं, जो बेरोजगारी, उसका एक कारण ये भी है, किसी को जागरूकता नहीं है। अब क्या है, अब 100 नौकरी है और मान लेते हैं एक यहाँ, एक ये 3 लोग हैं, क्लियर है। अब भाई इसके पास, अब मानो 50 लड़का इसके पास, है ना, 50 लड़का इसके पास और 50 लड़का मान लेते हैं इसके पास, या 3 गांव कर देते हैं। तो एक गांव ये, एक गांव ये, एक गांव ये, तीनों गांव में 50-50 लड़के भर्ती के लिए हैं, या अब क्या है, रोजगार के लिए तैयार हो चुके हैं, मतलब शिक्षित वाली बात कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब सरकार के पास भर्ती कितनी है, 100। अब भरेंगे कितना, कुल भरेंगे 150 भरेंगे। तो इसका रीज़न क्या, अगर यहाँ जनसंख्या कम होती, अब भाई 150 भरेंगे तो सरकार एडजस्ट क्या करेगी, तो 50 मिला, इनमें से हो सकता है 25 इसमें का हो, 25 इसमें का, है कि ना, 25 इसमें का, या 50 कौन इसमें का 50 हो जाए, इसका 50 हो जाए, इसका एकदम 1 को ना हो, है ना। तो इस गाँव में बेरोजगारी आएगी ही नहीं आएगी। तो क्या होगा, अगर वो जागरूक होंगे, जनसंख्या कम होगी। उसी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए श्रव्य, रेडियो पे एडवर्टाइज दिया गया, सुनने वाली बातें, मतलब कई लोगों के द्वारा बताई गई। गांव में जो आशा थी, महिलाएं थी, जो आशा होती है ना गांव में, हर गांव में एक आशा होती है जो उसके बारे में आपको बताती है, जनन के बारे में। अच्छा जनन मतलब क्या होता है भाई, देखो जनन का मतलब अच्छा जनन की एक सही योग्य व्यक्ति की शादी की जाए। अगर एक सही व्यक्ति होगा, उसकी शादी एक सही व्यक्ति से, एक सही लड़की से, या एक सही आदमी है उसकी शादी एक अच्छे लड़की से होगी, तो जो उसकी संतान होगी वो सही होगी। अब पापा डिब्बा बीन रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा डिब्बा बीनने वाला मतलब ये नहीं कि जो डिब्बा बीनने वाले आदमी नहीं होते, जो मतलब क्या है, मतलब क्या है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो, वो पागल हो, दिवालिया हो, उसकी शादी आप कर देंगे तो उसकी संतान कैसी आएगी, जाहिर सी बात है दिवालिया आएगी। उसके लिए सरकार ने योजना चलाई कि ऐसे लोगों की शादी ना करें, सही व्यक्ति की शादी करें, जिससे क्या होगा, सही गुण वाले व्यक्ति की उत्पत्ति होगी, जो देश के विकास में क्या करेगा, कुछ सहायता। कई योजनाएं चलाई गई थी, आज भी योजनाएं चलाई जा रही है, जागरूक किया जा रहा है भाई सबको,
कि भाई आप क्या करें, है ना, दवाओं का प्रयोग करें। अगर आपको लगता है भाई, अगर आप जैसे क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको संतान नहीं चाहिए होती, अमन क्या कर रहे हो, है ना, है कि नहीं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको संतान नहीं चाहिए होती लेकिन वो शर्माते भी हैं कि मैं कैसे जाऊंगा दवा लेने, डॉक्टर से क्या कहूँगा, है ना। तो उसके लिए सरकार क्या करती है, योजनाएं चलाती है, भैया आप करवा सकते हैं। अब कुछ लोग क्या है, एक ऑप्शन फटाफट जाते हैं, केवल गर्भपात अबॉर्शन करवा के चले आते हैं। ये महंगा होता है, बार बार करवाएंगे तो अब शरीर पर भी प्रभाव पड़ने वाला है ना। तो क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, और हम लोग पढ़े लिखे, हम दूसरों को बता सकते हैं। हम क्या होता है, हम घर पे ये बातें नहीं बयां कर पाते, हमें ये करना चाहिए, बताना चाहिए भाई कि कम परिवार सुखी परिवार। सरकार लाखों करोड़ों अरबों रुपए, है ना, करोड़ों रुपए क्या कर रही है, इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है। एक मूवी आई है हेलमेट, है ना, देखिए हो आप उस मूवी को देखिए, ये पूरी टोटल ये जनन स्वास्थ्य के ऊपर ही बनी हुई है। हम शर्माते हैं, अपनी बातों को कहने में शर्माते हैं, जिसकी वजह से आज जनसंख्या इतनी बढ़ी हुई है, समझ रहे। तो आगे चलिए हम बात कर लेते हैं पॉइंट। ये तो था पॉइंट कि जनन स्वास्थ्य की समस्याएं क्या क्या आती है। इसके कई भाई इतने, मतलब इसके जो रिजल्ट आते हैं, जो परिणाम आते हैं, देश के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। अब भाई बहुत सारे, मतलब अब भाई जैसे देखो अब क्या है, जो अब जब वैकेंसी निकाली जाएगी तो बहुत सारे लड़के जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बहुत सारे जाएंगे। उसमें जो महापुरुष होंगे वो जाएंगे। महापुरुष का मतलब क्या है, जो महान महान आत्माएं होंगी वो भी जाएंगी, जिनको कुछ नहीं आ रहा वो भी जाएंगे, कुछ ना करेंगे तो फॉर्म भरबे करेंगे। लेकिन अगर वो कम जनसंख्या होती तो पेपर ही नहीं करवाना पड़ता, 100 भर्ती होती, 100 मिला है, मामला हो गया, चलो भाई सिलेक्शन हो गया, काम खत्म हो गया। लेकिन सरकार भाई अब उसका मैनेजमेंट करेगी, उनका पेपर करवाएगी, वरना डायरेक्ट इंटरव्यू करवाती है, अगर काम लायक हो तो सेलेक्ट, नहीं होते तो नहीं करती, है ना। तो हमें अच्छे गुणों का क्या करना है, विकास करना है। ऐसे ही व्यक्ति की शादी की जाए या ऐसी ही औरत की शादी की जाए जो संतान करने, मतलब जिसकी संतान सही हो सके। अच्छे गुणों का हमें विकास करना है, ना कि बुरे गुणों का। बहुत सारे कुल डिब्बा बिनने वाले हो जाएंगे, है कि ना, बहुत सारे ससुरे कंकाले हो जाएंगे, झगड़ालू हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, ससुरे झगड़ा करेंगे क्यों, पढ़ेंगे, है ना। तो ये तो हो गया कि जनन की कौन कौन सी समस्याएं हमारे समाज में आती हैं। अब बात आती है कि कैसे किसी क्या क्या कौन कौन समस्याएं आती हैं और उन्हें कौन कौन सी उन समस्याओं को कैसे सुधारा जाए। तो पहली आती है जन्म नियंत्रण। पहला क्या होता है, जन्म नियंत्रण। आपको मालूम है जनसंख्या बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण क्या है भारत में, तो मृत्यु दर में कमी। क्या है, मृत्यु दर में क्या आ गई है, कमी, और जबकि जन्म दर में क्या हो रही है, जन्म दर में वृद्धि। हर 3 मिनट में एक लड़के की, भारत में एक लड़का पैदा हो जा रहा है, लगभग हर 3 मिनट में। जी अब समझिए, तो भाई जब मृत्यु दर, मरेंगे कुल 8 मिनट में, 9 मिनट में, 7 मिनट में, तब तक 2 पैदा है, 1 मरा, है ना। तो ये क्या है, कहने का मतलब है कि भाई जन्म दर में वृद्धि, इसको हमें क्या करना है, जन्म दर को पहले नियंत्रित करना है। अब सरकार योजना भी चला रही, सरकार कानून भी बना रही है। केरल में बन चुका है, चाइना में बना है, जिसके पास 2 लड़के उनको एक गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी, है कि नहीं। तो ये योजना सरकार तो काम कर रही है, लेकिन जब आपको योजना की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, है ना, कुछ लोग, कुछ धर्म भाई, कुछ धर्म नहीं मानते, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा धर्म हमें नहीं कहता, है कि नहीं। तो ये क्या है, हमें क्या करना चाहिए कि संतान, भाई देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपका देश विकास करे, हर वो व्यक्ति, सभी देशभक्त नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि जो केवल बॉर्डर पे लड़ रहे हैं वो भी देशभक्त। हम भी देशभक्त हैं। देश के विकास में जो सहायता कर रहा है वो देशभक्त है। आप भी कर सकते हो देशभक्ति, जरूरी नहीं कि सभी बॉर्डर पे जाके ही देशभक्ति करें। वो बेचारे बॉर्डर पे लड़े जा रहे हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम भी लड़े जा रहे हैं, हम विकास करते चले। हमारे पास 16 लड़के 17 लड़के, हम अलग ही लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अलग ही लड़ाई लड़ रहे हैं, है कि नहीं। तो वो बताओ, जनसंख्या रोका नहीं आए बेचारे कि वो बॉर्डर पे देखें। आप चाइनीज वाले को देख ही रहे हो, छुटकी आंख वाले घुसे चले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं बेचारे। कश्मीर में देख ही रहे हो क्या, रोज दंगे होते जा रहे हैं, रोज दंगे होते जा रहे हैं। कभी आज जवान शहीद हुए, कल जवान शहीद हुए, ऐसे जवान शहीद हो रहे हैं। जिन्होंने अपने को खोया वो जानेंगे फिलहाल। तो जन्म नियंत्रण का क्या है कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जन्म दर को नियंत्रित करना होगा। उसके लिए देखिए, जन्म कब होता है, आप पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तभी किसी संतान की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। तो जन्म दर को रोकने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अंडाणु और शुक्राणु को क्या करना होगा, रोकना होगा। क्या करना होगा, रोकना होगा, मिलने से रोकना होगा। ये दोनों आपस में अगर संलयित ही नहीं होंगे, निषेचित ही नहीं होंगे, तो कभी भी संतान बनेगी ही नहीं।
समझ रहे हैं? जैसे आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि जब दो विपरीत युग्मक शुक्राणु और अंडाणु आपस में संलयित होते हैं तो किसकी उत्पत्ति होती है? भ्रूण की। वही भ्रूण आगे विकसित होकर क्या बनता है? संतान बनता है। तो हमें इसे ही रोक देना है, जिसकी कुछ विधियां हैं कि कैसे जनसंख्या को रोका जाए। तो पहली पॉइंट क्या था? जन्म दर में नियंत्रण करके, जिसकी कई विधियां हैं। जन्म दर में कैसे कैसे नियंत्रण किया जाएगा, एक एक पॉइंट को हम पढ़ते चलते। तो पहला पॉइंट क्या है? इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, आपके बुक वाला आपके एनसीईआरटी में दिया है आईयूडी, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। क्या होता है? इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है? चलिए अब हम पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए देखिएगा, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस क्या होता है? ये डिवाइसों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यही मैं बना देता हूँ, देखिएगा छोटा सा फिगर बना देता हूँ, आपको समझा देता हूँ और समझ जाइएगा। नहीं आएगा फिगर, इतने में एडजस्ट नहीं होगा। चलो देख लो। बन ही नहीं रहा जी। चलिए छोटा सा बना देता हूँ, आप समझ जाएगा। देखिए क्या होता है इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, है ना। अब ये डिवाइस क्या किया जाता है? ये मादा जननांग में प्रवेश करवाया जाता है। इन डिवाइसों को ना जननांग में, ना जनन अंग में, ये क्या है? गर्भाशय। आपको ये तो मैं पढ़ाया ही हूँ, इसको मैं, ठीक है। देखिए मैं केवल समझाना चाहता हूँ कि आईयूडी क्या होता है। इसको बोले, इसका फुल फॉर्म होता है आईयूडी का, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। इन डिवाइसों को कहाँ लगा दिया जाता है भाई? आईयूडी। अच्छा अभी हम नियंत्रण पढ़ रहे हैं ना, सॉरी मैं सगर्भता का सोच रहा था, ठीक है। फिलहाल देखिएगा तो क्या होता है आईयूडी, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, कि जन्म दर को कैसे रोका जा सकता है। तो पहला क्या होता है? आईयूडी, इंट्रा डिवाइसेस। कुछ डिवाइसेस होती हैं, कुछ मशीन्स होती हैं जिनके द्वारा हम जन्म दर को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। ये कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसों के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो पहली डिवाइस क्या है? ताबा मोचक। ये क्या किया जाता है? जननांग में इन्हें प्रवेश करा के भाई क्या करना, देखिए जन्म दर को रोकने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से हमें क्या करना है? रोकना है। उसके लिए हम कुछ डिवाइसों का प्रयोग करते हैं, कुछ यंत्रों का प्रयोग करते हैं। वही यंत्र के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या होता है ये, कौन यंत्र होते हैं? ये आपसे पूछेगा कि कैसे जन्म दर को रोका जा सकता है, जनसंख्या वृद्धि को आप कैसे रोक सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप बताएंगे, तुरंत बताएंगे आईयूडी। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है आईयूडी, जिसमें पहला पॉइंट क्या है? तांबा मोचक, है ना, या इसे कॉपर टी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कॉपर टी, ठीक है। कॉपर टी होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। ये विधियाँ हैं। कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया, फिर है ना, फिर कॉपर 7 हो गया। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, कॉपर 7 होता है, ठीक है। ये सारे क्या है? ये यंत्र हैं, है ना। कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो क्या कर सकते हैं। देखिए फिलहाल समझिए, ये समझ जाइए, उसके बाद हम आगे पढ़े। तांबा मोचक, ये क्या किया जाता है कि मादा के गर्भाशय में, यूट्रस में इस डिवाइस को लगा दिया जाता है, जिसका आकार कैसा होता है? टी सेव का, कॉपर टी, है ना, टी सेव का होता है। और जब भी शुक्राणु क्या होता है? यहाँ जाता है, वो क्या करता है? इससे टकरा के क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। और वो फिर क्या होता है? वापस चला आता है कि नहीं। देखिए अब यहाँ पे, है ना, फेलोपियन ट्यूब में कौन मिलता है? ये दोनों आपस में ये यहाँ तक जाता था और यहीं जाके दोनों मिलते थे। लेकिन जब ये तांबा मोचक लग गया, कॉपर टी लग गया, तो इससे शुक्राणु टकरा के क्या होते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। अब ये अंडाणु से अगर मिल भी गया तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी ये निषेचित नहीं होंगे, कभी भी ये अंडाणु में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या हो चुका है?
क्या हो चुका है, निष्क्रिय हो चुका है। तो ये मादा जननांग में यूट्रस में लगाए जाते हैं। तो जब भी स्पर्म जाता है जनन के दौरान वो कॉपर से टकरा के क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, जिससे कभी भी गर्भधारण नहीं होता। ये पहली विधि। वैसे ही कॉपर 7 है। दूसरी विधि क्या है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन से मिली हुई। ये क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या हैं, ये मादा हार्मोन हैं। ये क्या है, मादा हार्मोन। ये बार बार पूछे जाते हैं भाई, याद रखिएगा। ये क्या है, मादा हार्मोन। इनकी बने हुए टैबलेट, क्या, इनके बने हुए टैबलेट को क्या किया जाता है, गोलियों के रूप में बनाया जाता है, जिस मादा को दे दिया जाता है और वो इसे क्या करती है, इसे खा जाती है या मुंह में लेती है, जिसकी वजह से कभी भी गर्भधारण नहीं होता। समझ रहे हैं। तो पहली विधि क्या होती है, आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, जिसमें तांबा मोचक, कौन सा, कॉपर टी, ये क्या किया जाता है, यूट्रस में से फीड कर दिया जाता है। और जब भी शुक्राणु क्या करता है, प्रवेश करता है, ये कॉपर टी से टकरा के क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, जिसकी वजह से कभी भी मादा गर्भ को धारण नहीं करती। दूसरी विधि क्या होती है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन से बने हुए क्या होते हैं, कुछ गोलियां होती हैं, कुछ टैबलेट होते हैं, जिनका सेवन करने से भी गर्भधारण नहीं होता। और तीसरा पॉइंट होता है कि अगर गर्भधारण हो भी जाता है तो एक और विधि होती है कि उस गर्भ को क्या किया जा सकता है, संतति बनने से रोका जा सकता है, अनचाही संतान को रोका जा सकता है, जिसकी एक विधि है क्या, गर्भपात, अबॉर्शन होता है। क्या होता है, अबॉर्शन। मतलब कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग चाहते हैं, कुछ ऐसे जोड़े होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि अभी संतान की आवश्यकता नहीं है, तो वो कौन सी विधि अपनाते हैं, अबॉर्शन की अपनाते हैं, जिसको गर्भपात बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि जब मादा गर्भ को धारण करती है, याद रखिएगा कि हमेशा गर्भधारण होने के 12 सप्ताह के पहले क्या करवा लेना चाहिए, अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। गर्भपात का मतलब उस संतान को गिरा देना, एक तरह से कहें तो क्या करना, गिरवा देना, वो क्या है, गर्भपात। उस गर्भ का क्या कर देना, गिरा देना, पात कर देना, फेंक देना, नष्ट कर देना, गर्भपात कहलाता है। और गर्भपात हमेशा कितने दिन में करवाना चाहिए, 12 सप्ताह के अंदर में करवा लेना चाहिए। वरना बाद में क्या होगा कि अगर आप 12 सप्ताह के बाद भी अबॉर्शन करवाते हो तो माता के साथ साथ बच्चा के तो अबॉर्शन आप करवा रहे हो, उस भ्रूण की आप हत्या तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ माता की भी मौत हो सकती है 12 सप्ताह के बाद। ठीक है, बात करते हैं वंध्यकरण की। देखिए मैं बता देता हूँ वंध्यकरण में क्या होता है, या जिसको दूसरी भाषा में नसबंदी के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या किया जाता है, तो पहले मैं आपको मादा का बता देता हूँ, फिर आपको नर का बता देता हूँ। देखिए यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, देखिएगा। तो पहले मादा का बता देता हूँ। अब देखिए, आपको मालूम है कि मादा युग्मक का कार्य कौन करता है या प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो मादा युग्मक कौन होता है, अंडाणु होता है। कौन होता है, अंडाणु होता है, जो कहाँ बनता है, अंडाशय में बनता है, ओवरी में। कहाँ बनता है, अंडाशय में बनता है। चलिए देख लेते हैं, अंडाशय में बनता है। और आपको मालूम है कि जनन के दौरान जब स्पर्म क्या करता है भाई, यहाँ है ना, यहाँ पहुँचता है और यही दोनों आपस में मिल जाते हैं। लेकिन अब नसबंदी में क्या किया जाता है कि फेलोपियन ट्यूब को, ये मादा की बात कर रहा हूँ, यहाँ अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। नसबंदी में इसी नस को क्या किया जाता है, इस फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, काट के यहाँ बांध दिया जाता है दोनों को यहाँ, ना, क्योंकि आपको मालूम है दोनों काटेंगे, क्योंकि 28 दिन ये काम करती है और 28 दिन ये काम करती है। ये आपको तो मालूम ही है, इसके पहले भी मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि एक साथ दोनों अंडाशय, दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करते। अब देखो, तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम इसे काट देंगे। अब जब इसे आप काट देंगे तो अब देखिए अंडाणु यहाँ तो बनेगा, लेकिन वो कभी भी निषेचन, ये कभी भी स्पर्म यहाँ पहुँचेगा, ये कभी भी निषेचित नहीं होगा। और जब निषेचित नहीं होगा, आपको मालूम है कि बिना निषेचन के कभी भी संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। जब तक अंडाणु शुक्राणु आपस दोनों में मिलेंगे नहीं, तब तक क्या होगा, है ना। तो देखिए, तब जब तक शुक्राणु और अंडाणु आपस में संलयित नहीं होंगे, तब तक कभी भी गर्भधारण नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया। ये तो था मादा में, कि मादा में नसबंदी में क्या किया जाता है। और यहीं चलिए
अब नर का समझ जाते हैं। आपको मालूम है कि नर में प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है? तो वृषण होता है। कौन होता है? वृषण में। और वृषण में क्या, ये इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है वृषणीय पिंडक, जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इसको बता चुका हूँ। नहीं है तो पीछे वीडियो आप देख सकते हैं इसका, ठीक है। इसमें किसकी उत्पत्ति होती है? शुक्राणु की। किसकी उत्पत्ति होती है? शुक्राणु की। इसकी उत्पत्ति कौन करता है? इसकी उत्पत्ति कौन करता है? शुक्राणुजन कोशिका करते हैं। उसे पोषण कौन देता है? सर्टोली कोशिका। नहीं आता तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर है? तो समझिए, तो शुक्राणु किसका काम करता है भाई? नर युग्मक का प्रतिनिधित्व कौन करता है? शुक्राणु करता है। कौन करता है? शुक्राणु। नर युग्मक का प्रतिनिधित्व शुक्राणु करता है। अब क्या किया जाता है कि इस नली को ही क्या कर दिया जाता है? जैसे यहाँ फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है, वैसे ही यहाँ पे इस नली को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है, जिसे शुक्रवाहिका या अधिवृषण कहा जाता है। इसे अब क्या करेंगे? हम इसे काट देंगे और यहाँ शुक्राणु तो बनेगा, लेकिन कभी भी वो कहाँ तक नहीं पहुँचेगा? कभी भी वो कहाँ तक नहीं पहुँचेगा? फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुँचेगा। जब यहाँ से शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुँचेगा तो कभी भी वो क्या होगा? शुक्र अंडाणु से निषेचित नहीं होगा, और जब वो अंडाणु से निषेचित नहीं होगा तो संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ गए? अब देखिए, ये तो था भाई संतान को या गर्भता को रोकने की विधियाँ। अब बात करते हैं सगर्भता की। कुछ ऐसे भी जोड़े होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको संतान की उत्पत्ति ही नहीं होती। उनको किस प्रकार से सगर्भता का चिकित्सकीय समापन या समाधान, तो सगर्भता को कैसे धारण किया जाए, कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो देखिए, महिला जो होती है उसमें कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। निखिल भाई क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? तो पहली विधि क्या होती है समझ जाइएगा, सगर्भता। सगर्भता धारण करने के लिए जो क्या है, मेडिकली कौन कौन से काम किए जाते हैं। जो मादा ऐसी होती है जो गर्भ धारण नहीं कर पाती, तो पहले उनकी जांच की जाती है। इनमें कई बीमारियां होती हैं। देखिए, पहला क्या होता है, कुछ मादा ऐसी होती हैं जिन, देखिए आपको मैं ये पढ़ाया हूँ, पहला जिनका झालर अंडाणु को नहीं पकड़ता। पहले क्या गड़बड़ होगा? झालर। दूसरा क्या हो सकता है? देखिए, दूसरा क्या हो सकता है भाई? तो दूसरा हो सकता है फैलोपियन ट्यूब, या जिसे बोला जाता है अंडवाहिनी गड़बड़ हो। अंडवाहिनी गड़बड़ हो। तीसरा हो सकता है, ठीक है, क्या गड़बड़ हो? गर्भाशय गड़बड़ हो। ठीक है। चौथा क्या हो सकता है? चौथा हो सकता है अंडाणु क्या हो? अंडाणु अपरिपक्व हो। अंडाणु क्या हो? अपरिपक्व हो। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखिए अब होता क्या है, ये मिटा दूं। चलें, तो क्या पढ़ना है हमें? ठीक, ज़िफ्ट ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहली विधि, ऐसी मादा जिनमें क्या होता है, देखिए पहला क्या होता है, यहाँ से समझिएगा। तो देखिए अब अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हो रहा है, लेकिन ये जो झालर है ये अंडाणु को नहीं पकड़ता। ये झालर ही अंडाणु को पकड़ के कहाँ भेजता था? कीपक तक भेजता था, जहाँ वो तुम्बिका तक जाता था, मिलता संकीर्ण पथ पर था। ठीक है, लेकिन अब ये झालर ही गड़बड़ है, तो ऐसे लोगों में क्या किया जाता है? तो क्या किया जाता है? तो क्या कौन सा किया जाता है भाई? देखिए इसमें कौन सी विधि अपनाई जाती है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ज़िफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। पूछेगा कि ज़िफ्ट की विधि कब अपनाई जाती है, किस मादा में अपनाई जाती है?
तो जिनका झालर क्या होता है, गड़बड़ होता है। गड़बड़ का मतलब वो अंडाणु को नहीं पकड़ पाता। जब झालर अंडाणु को नहीं पकड़ेगा तो वो आगे भेजेगा नहीं, और आगे भेजेगा नहीं तो कभी भी यहाँ भाई शुक्राणु जाएगा और ये कभी भी अंडाणु नहीं मिलेगा तो निषेचित नहीं होगा, और निषेचित नहीं होगा तो कभी भी संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो क्या होता है इसमें, क्या किया जाता है, जिस मादा का झालर गड़बड़ होता है क्या किया जाता है कि इसके अंडाणु को इंजेक्शन द्वारा निकाल के कहाँ भेज दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में भेज दिया जाता है। जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, है ना, अंडवाहिनी में किसको, इस फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु को कहाँ इंजेक्शन से निकाल के कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में अंडवाहिनी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इसके बाद यहाँ से स्पर्म के साथ कौन गया, शुक्राणु गया, और ये क्या हुआ, ये जाके दोनों निषेचित हो गए और गर्भ का धारण हो गया। देखिए जिफ्ट की विधि किस में अपनाई जाती है, जब क्या गड़बड़ होता है, झालर। जिस मादा में झालर गड़बड़ होता है, गड़बड़ का मतलब वो अंडाणु को नहीं पकड़ता, तो कौन सी विधि अपनाई जाती है, जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। दूसरा होता है क्या, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर, यूट्रस ट्रांसफर, इंट्रा यूट्रस ट्रांसफर। अब क्या होता है, कुछ मादा ऐसी होती है जिनका अंडाणु भी सही होता है, झालर भी सही होता है, लेकिन क्या गड़बड़ होता है, क्या गड़बड़ होता है, ये फैलोपियन ट्यूब ही गड़बड़ हो जाता है। मतलब अंडाणु का निर्माण हो रहा है, झालर उसे पकड़ भी रहा है, लेकिन जो आप ये अंडवाहिनी है वो विकृत है, खराब है, वो गड़बड़ है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो यहाँ से अंडाणु को निकाल के डायरेक्ट कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, यूट्रस में, डायरेक्ट गर्भाशय में इसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहाँ वो क्या होगा, शुक्राणु से मिलकर क्या होगा, गर्भ को धारण कर लेगा या नई संतान की क्या करेगा, उत्पत्ति कर लेगा। समझ रहे हैं बात को। तो जिस प्रकार से जिफ्ट किसमें अपनाया जाता था, जिस मादा का झालर है कि नहीं, जिस मादा का झालर अंडाणु को नहीं पकड़ रहा होता है उसमें कौन सी विधि अपनाई जाती है, जिफ्ट। आईयूटी, जिस मादा का क्या गड़बड़ होता है, अंडवाहिनी गड़बड़ होती है। क्या गड़बड़ होती है भाई, अंडवाहिनी गड़बड़ होती है, उनमें कौन सी विधि अपनाई जाती है, आईयूटी, इंट्रा यूट्रस ट्रांसफर। उसमें अंडाणु को सीधा कहाँ प्रवेश कराया जाता है, गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है, और वो क्या होता है, निषेचित होकर, अंडाणु निषेचित होकर क्या करता है, एक नई संतति की, एक भ्रूण की उत्पत्ति करता है। अब बात करते हैं सेरोगेट माँ, तीसरी विधि। जब गर्भाशय ही गड़बड़ हो, अब ऐसी मादा जिसका क्या हो, अंडाशय सही हो, अंडाणु सही हो, झालर सही हो, फैलोपियन ट्यूब सही हो, लेकिन क्या गड़बड़ हो, गर्भाशय ही गड़बड़ हो, तो ऐसे के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, सेरोगेट माँ। ऐसी मादा कभी भी गर्भ को धारण नहीं कर पाती, तो किया जाता है, कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो क्या काम करती हैं, सेरोगेट माँ की पूछेगा, सेरोगेट माँ ये नीट वगैरह में पूछे जाते हैं, सेरोगेट माँ क्या होती है, तो सेरोगेट माँ क्या होती है कि वह माँ जो दूसरे के गर्भ को धारण करती है वो क्या कहलाती है, सेरोगेट माँ। इसमें होता क्या कि कुछ ऐसी मादा होती है जिनका गर्भाशय विकृत होता है, खराब होता है, वो गर्भ को धारण करने के लायक नहीं होता, तो उस मादा के पति का शुक्राणु और उसके अंडाणु दोनों को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, निषेचित किया जाता है, और किसी दूसरी मादा के गर्भ में, गर्भाशय में उसे प्रवेश करा दिया जाता है, और वो उसके गर्भ को धारण करती है, और आगे चल के, है ना, जो क्या होता है, जिसको बोला जाता है भाई गर्भकाल कितना होता है, 9 माह, और 9 माह के बाद वो क्या करती है, एक संतान की उत्पत्ति करती है, जो फिर उसे उसके माता पिता को दे दिया जाता है। तो ऐसी माँ को बोला जाता है सेरोगेट माँ बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया भाई मादा की बात। अब बात करते हैं नर में क्या होता है। तो कुछ नर में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो नर में क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें शुक्राणु कम बनते हैं। क्या होते हैं, कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जिनमें शुक्राणु, आपको मालूम है कि शुक्राणु लाखों करोड़ों की संख्या में बनते हैं। अगर 100 शुक्राणु बने हैं तो उसमें 70% क्या होंगे, निष्क्रिय होंगे, जिसमें 30% क्या होंगे भाई, सक्रिय होंगे। अब कुछ होंगे जिसमें, कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जिसमें ये 30% भी गड़बड़ होते हैं। उनमें क्या किया जाता है कि उनके शुक्राणु को लैब में लेके जाया जाता है, प्रयोगशाला में लेके जाके उसको उचित पोषण, है ना, वातावरण जो दिया जाए, जो उसके लिए सही हो, किसके लिए, शुक्राणु के लिए जो सही वातावरण है वो दिया जाता है। और जब उसके वीर्य में किसकी, शुक्राणु की संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो उसे उसकी मादा के या उसकी पत्नी के गर्भाशय में, यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है और वो गर्भ को धारण कर लेती है। तो ये नर में होता है। और ये टेस्ट ट्यूब बेबी, अगला पॉइंट क्या है,
टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें क्या किया जाता है, ये आजकल बहुत प्रचलित है, इसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, आपको केवल लाइटली बता दे रहा हूँ हल्के में। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, ऐसा बच्चा जो कहाँ बनाया जाता है, ट्यूब परख नली में बनाया जाता है। अंडाणु और शुक्राणु दोनों को मिला के निषेचित करके उचित पोषण है ना, उचित वातावरण दे के किसी संतान की उत्पत्ति की जाती है। तो जो संतान बनती है उसे क्या बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। तुषार कपूर ने टेस्ट ट्यूब बेबी बनवाया है, ठीक है। तो वो ये आजकल प्रचलन में है, कोई भी कर सकता है। इसका मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, इसको आप नोट करिएगा। और बेस्ट ऑफ लक, जिल लगा के पढ़िए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा।